Radioactivity is again a phenomena which is related with nucleus. न्यूक्लियस का साइज अगर अनबैलेंस्ड हो जाए, अनबैलेंस्ड कैसे? उसमें प्रोटॉन में रिपल्शन है और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन है। अगर रिपल्शन का फोर्स अट्रैक्शन से ज्यादा होगा तो क्या होगा? देयर विल बी इजेक्शन। रिपल्शन होगा तो कोई ना कोई पार्टिकल उसमें से निकल सकता है। तो न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे फोर्सेस आपस में एक्ट करते रहते हैं। किसी के कारण उसमें एडिशन होता है, किसी के कारण सब्ट्रैक्शन होता है और उसमें से एक के बाद एक पार्टिकल हम देखते हैं इजेक्ट होते जाते हैं, जो उसके अंदर नहीं रहते, जिसके लिए रिपल्शन ज्यादा हो जाता है, वो पार्टिकल बाहर निकलता है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस यानी बहुत सारे एलिमेंट्स हमको मिलते हैं जिसके न्यूक्लियस में से ये पार्ट निकलते रहते हैं। सो दिस फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। फिर से, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी इज ए फिनोमिना इन विच सम न्यूक्लियॉन्स और एनर्जी is ejecting out from a nucleus, and this happens without any external activity. This happens spontaneously. Spontaneous means अपने आप होना. So this is spontaneous activity. इसका नाम रेडियो एक्टिव क्यों पड़ा? That is a different story. कि ये एक वो वेव्स, इसकी वेव्स पेनिट्रेट करके फोटो फिल्म पर अपना निशान बना देती थी, वहां से ये स्टार्ट हुआ। बट व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? ओके, सो यू कैन राइट डाउन रेडियो एक्टिविटी. इट इज अ फिनोमिना इन विच द न्यूक्लियॉन्स और एनर्जी रेडिएशन comes out spontaneously from a nucleus. इस रेडियो एक्टिविटी के जो निकलेंगे, पार्ट्स निकलेंगे, उसके बेसिस पर हमने इसका क्लासिफिकेशन कर दिया। जब इसमें से कोई पार्टिकल निकलेगा तो इसका साइज छोटा हो जाएगा। इसका ये मतलब है, इसको हम कहते हैं वो डिके हो गया। डिके हो गया मीन्स छोटा हो गया। तो ये जो डिके होते हैं ये पार्ट्स के निकलने के कारण होते हैं। जो पार्ट्स निकला उसने उसको डिके कर दिया यानी छोटा कर दिया। तो ये डिके यानी कौन कौन से पार्ट्स निकलते हैं उसके बेसिस पर हमने इसका क्लासिफिकेशन किया। एंड देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिकेज। ये जो इजेक्शन है उसको डिके कहेंगे और ये होते हैं अल्फा डिके, बीटा डिके एंड गामा डिके। अल्फा डिके में जो पार्टिकल बाहर निकलेगा दैट पार्टिकल अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल होता क्या है? This is a combination of 2 protons and 2 neutrons. 2 protons, total mass 4, इसलिए हमने इसका नाम रखा हीलियम। So this is helium nucleus. ये उसमें से पूरा पैकेट ऐसे बाहर निकलता है। ओके,
बीटा डीके इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन E इजेक्ट्स। तीसरा गामा डीके में रेडिएशन निकलेगा और ये रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन हमको नेचर में नहीं मिलता और इसका नाम हमने क्या रखा, गामा। ओके, इस तरह से ये 3 तरह के डीके होते रहते हैं। ओके, ये डीके के कुछ रूल्स हैं। तीनों डीके एक साथ नहीं होते, 1 by 1 होते हैं। तो एक बार अल्फा होगा, फिर बीटा होगा, फिर रेडिएशन होगा। रेडिएशन और बीटा इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन अल्फा बीटा रेडिएशन तीनों एक साथ नहीं होते। सो अलग अलग टाइम पर अलग अलग होते रहते हैं। कभी अल्फा निकल जाता है, कभी बीटा निकलता है, कभी रेडिएशन निकलता है। इस तरह से अंदर जैसे एडजस्टमेंट होते हैं वैसे ही इसमें से इजेक्शन होता रहता है। ये जो पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल्स को मान लीजिए यहाँ हमने रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा है एक इसके अंदर, यहाँ रेडियो एक्टिव मटेरियल है और यहाँ से इसके पार्टिकल बाहर निकलते हैं, जो इजेक्शन होता है, जो डिके होता है, जो पार्टिकल निकलेंगे। यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। तो हम देखते हैं इसमें से कुछ पार्टिकल ऐसे जाते हैं, कुछ पार्टिकल ऐसे चले जाते हैं और कुछ ऐसे। दिस इज रेडिएशन। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होते हैं, उनका मास ज्यादा होता है, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मास ज्यादा होता है इसलिए जल्दी गिर जाते हैं। तो ये कौन से होंगे, अल्फा। बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होता है, उसका मास कम होता है इसलिए मोमेंटम कम होता है, बहुत दूर जाकर मुड़ते हैं। नहीं, कुछ उल्टा हो गया। जिसका मास ज्यादा होगा वो क्या करेगा, उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। अगर उसका मोमेंटम ज्यादा होगा तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। इनर्शिया ज्यादा होगा तो ज्यादा दूर तक वो जाएगा मुड़ने के पहले। तो इसलिए ये और ये हमें इस तरह से बनाने चाहिए। ये कौन होगा, अल्फा और बीटा। ये तो बीटा जल्दी क्यों मुड़ जाएगा, उसका मास कम होता है तो उसका मोमेंटम भी कम होगा, इसलिए वो जल्दी मुड़ जाएगा। इसका मास, मोमेंटम, इनर्शिया ज्यादा होगा इसलिए ये ज्यादा दूर तक जाएंगे। सो दिस इज अल्फा बीटा। और ये ना इधर मुड़ते ना इधर मुड़ते हैं, क्यों, क्योंकि इसके पास पार्टिकल है ही नहीं और ये सिर्फ क्या है, रेडिएशन। सो दैट गोज स्ट्रेट। इस तरह से ये एक बहुत फेमस फिगर है कि ये तीनों पार्टिकल को हम इससे याद रख सकते हैं कि इनका बिहेवियर कैसे होता है। अच्छा, अब इसमें अगली चीज जो हम पढ़ेंगे दैट इज लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके यानी कितने पार्टिकल, कितने न्यूक्लियस टूटेंगे। तो इसमें किसी भी एक टाइम पर एक गिवन सैंपल में से कितने न्यूक्लियस टूटेंगे तो उसको हमने माना डेल्टा एन। एन इज फॉर नंबर, डेल्टा एन छोटा सा नंबर, वो नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो कि टूटेगा। ओके, उसको टूटने में सेकंड लगे डेल्टा टी। फिर से हमने काउंट किया, 5 सेकंड तक हम गिनते रहे, 20 पार्टिकल्स टूट गए। तो डिके कितना हुआ, 20 in 5 सेकंड। पर सेकंड कैसे निकाला, 20 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ये क्या आ गया, रेट ऑफ डिके। फिर से अगर उसमें से ये हम बना रहे हैं, दिस इज लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके।
रेट ऑफ डिके, डेल्टा एन पार्टिकल टूटे डेल्टा टी सेकेंड में, तो एक सेकेंड में कितने टूटे, डेल्टा एन बाई डेल्टा टी, इसलिए डेल्टा एन बाई डेल्टा टी क्या बना, रेट ऑफ डिके। ये एक्सप्रेशन समझ में आया, डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एन, तो पर सेकेंड कितने टूट रहे हैं, डेल्टा एन बाई डेल्टा टी, दिस इज रेट ऑफ डिके। ये किस पर डिपेंड करता है, तो ये इस पर डिपेंड करता है कि हमारा जो ढेर बना हुआ है, न्यूक्लियस का जो एक ढेर बना है उसके अंदर कितने न्यूक्लियस हैं, इस पर डिपेंड करता है। फिर से ये मैंने मटेरियल लिया, इस मटेरियल में मैंने देखा 20 पार्टिकल्स पर सेकेंड डिके हो रहे हैं, 20। उसके बाद ये पार्टिकल लिया, इसमें से 2 ही हो रहे हैं, तो आपको भी दिख रहा है क्यों 2 हो रहे होंगे, क्योंकि ये छोटा है। तो रेट ऑफ डिके किस पर डिपेंड करता है कि प्रेजेंट पार्टिकल्स कितने हैं, और इसी चीज को हम मैथमेटिक्स में कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट दैट दिस इज प्रोपोर्शनेट टू एन, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उस पर ये डिपेंड करता है। तो इसको लिख लीजिए, रेट ऑफ डिके इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल, number of nuclei in the sample। ये है रेट ऑफ डिके। ओके, अब इसको अगर हम बहुत छोटा टाइम कर लें, डेल्टा टी अप्रोचेस 0, तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट, दिस इज डी एन बाई डी टी, डी एन बाई डी टी, और प्रोपोर्शनेट को इक्वल करेंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, वो हमने यहाँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बनाया, डेल्टा और एन, और इसके सामने एक माइनस साइन लगा दिया। व्हाई दिस माइनस साइन, माइनस साइन सेज दैट व्हेन दिस डेल्टा एन इंक्रीज, डिके इंक्रीज होता है, तो बाकी का स्टॉक कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये जब बढ़ता है तो ये कम होता है, समझ आया, therefore this is माइनस। तो इसको हम यहां लिख भी सकते हैं, when dn increase n decrease, hence नेगेटिव, इसलिए हमने यहां पर नेगेटिव साइन लगाया। ओके, सो रेट ऑफ डिके इज इक्वल टू माइनस गामा इंटू एन। इसको हम लोग आगे थोड़ी सी कैलकुलेशन करके एक नियम बना सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन देखिए, इसको मैं 3 स्टेप आगे लिखता हूं, दिस इज डी एन अपॉन एन, ये एन को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया और डी टी को इधर ले आए, डी एन अपॉन एन इज इक्वल टू माइनस गामा इंटू डी टी, और अब दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दिया, माइनस गामा इज कांस्टेंट। ओके, इसको हमने ना इसका नाम नहीं लिखा था, प्रोसेस क्या हो रही है, डिसइंटीग्रेशन, प्रोसेस का नाम क्या है, डिसइंटीग्रेशन, टूटना, ये उसमें हमने कांस्टेंट बनाया, इसलिए इसका नाम क्या रखा, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। फिर से प्रोसेस क्या हो रही है, डिके, इसीलिए इसका दूसरा नाम डिके कांस्टेंट। ठीक है, तो ये गामा के, ये सॉरी लैम्डा, सो लैम्डा इज डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट और डिके कांस्टेंट। ये हर एलिमेंट का, हर न्यूक्लियस का अलग अलग होगा, हर प्रोसेस में अलग अलग होगा। तो dn अपॉन n इज लैम्डा dt। अब यहां पर हमने इसको शुरू किया, ये जो टाइम है इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, टाइम 0 टू t।
इसको हमने इंटीग्रेट किया और इसके इंटीग्रेशन की लिमिट जब हमने डिसइंटीग्रेशन शुरू किया उस समय जो पूरे हमारे पास न्यूक्लियस का नंबर था उस नंबर को हमने टोटल नंबर को माना था n0। अभी जब हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं t टाइम के बाद तो अब उसमें से बचे हुए हैं n। शुरू में जब टाइम t0 था तो कितने न्यूक्लियस थे हमारे पास n0। अब जब टाइम t हो गया है तो कितने न्यूक्लियस बचे हैं n। इसलिए इधर लिमिट आएगी n0 और n और इधर आएगी t0 और t। यहाँ पे वेरिएबल t है, यहाँ पे वेरिएबल n है। ओके, सो दिस इज dn अपॉन n0, dn अपॉन n इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया dt, राइट। अब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो dn अपॉन n का इंटीग्रेशन log टू द पावर e, दिस इज in n माइनस लिमिट को भी अप्लाई कर देते हैं log n माइनस log n0 इज इक्वल टू माइनस लेमडा एंड दिस विल बी t माइनस t0। dt का इंटीग्रेशन t हुआ, t को एक बार रखा t और एक बार रखा t0 ये, और ये 1 अपॉन n है उसका क्या होता है log n। तो एक बार log n रखा और एक बार log n0 रखा, ये इंटीग्रेशन हो गया। ओके, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं log n माइनस log n0 इज इक्वल टू log n अपॉन n0। दिस इज इक्वल टू, यहां पर हमने मान लिया कि जब टाइम स्टार्ट हुआ था डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ था उस समय के टाइम को हमने 0 मान लिया कि वहां हमने घड़ी चलाई उस समय टाइम कितना था 0, इसलिए t0 की वैल्यू को क्या रख सकते हैं 0। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, लेट t0 बी इज इक्वल टू 0 इनिशियल टाइम। तो अब ये क्या बचा माइनस लेमडा t, ये log n अपॉन n0 इज इक्वल टू माइनस लेमडा t। ओके, तो ये हमारा एक इक्वेशन बना। ओके, अब इसी इक्वेशन से हम इसको e की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से e की पावर में कन्वर्ट करेंगे, ओके, दिस विल बी e टू द पावर माइनस लेमडा इंटू t और यहां क्या हो जाएगा n अपॉन n0। इस n0 को हम इधर ले गए n0, सो n इज इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस लेमडा t। ये एक इक्वेशन हमारा बना एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। n इज इक्वल टू n0। n क्या चीज है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो अभी हैं। n0 क्या है, जो स्टार्टिंग में थे, वो टूटते टूटते अब कितने बचे हैं n। और ये दोनों का रिलेशन किस पर डिपेंड करता है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट और कितना टाइम बीत गया, और उसके टूटने का रेट क्या है, रेट ऑफ डिके लेमडा, और इनका बीच का रिलेशन कैसा रहता है, इस तरह का रिलेशन रहता है। सो रेडियो एक्टिविटी का इक्वेशन क्या बना, n इज इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस लेमडा t। व्हाट इज लेमडा, disintegration constant. What is t, the time which has elapsed after n0 had started decaying. Okay, ये बन गया। अब इसमें एक चीज और देखते हैं, ये जो चीज थी dn by dt, this is what, rate of disintegration, rate of disintegration। इसको अगर माइनस कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ये जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, यही पहचान है कि कौन सा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस कितना एक्टिव है, उसकी पहचान कौन है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। रेट ऑफ इंटीग्रेशन कौन है, dn by dt, रादर माइनस dn by dt। सो
इसको अब हम नोट कर लेते हैं, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन R is minus dn by dt। ये रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन हमने बनाया। अब ये जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को यहां से देखिए, माइनस dn by dt किसके बराबर होता है, लैम्डा इंटू एन। तो ये इसको हमने लिख लिया, दिस इज लैम्डा इंटू एन। dn by dt इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन। ठीक है, lambda into n। So rate of disintegration is equal to lambda into n, लेकिन n किसके बराबर होता है, यहां पे देखिए ये n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t। तो इसको हमने लिखा लैम्डा n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t। This is rate of disintegration of a radioactive material। और जनरली हम इसको क्या लिख सकते हैं, R is equal to lambda into n। तो ये दोनों चीजें हमको याद रखनी है, that rate of disintegration के दो फॉर्मूला। एक फॉर्मूला किससे रिलेटेड है कि अभी प्रेजेंट टाइम में कितने न्यूक्लियस बाकी हैं। दूसरा फॉर्मूला किससे रिलेटेड है कि शुरू हमने इससे किया था, अभी टाइम t बीत चुका है, तो उससे रिलेटेड ये फॉर्मूला। ठीक है, इनिशियल वैल्यू से रिलेटेड ये फॉर्मूला है, अभी प्रेजेंट वैल्यू से रिलेटेड ये फॉर्मूला है। ये दोनों हमको रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन बताते हैं। अब ये जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, यानी एक सेकेंड में कितना टूटता है dn by dt, इसकी कुछ यूनिट्स होती हैं। SI सिस्टम में हमने इसकी यूनिट बनाई है बैकरल। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, कौन सा मटेरियल का रेट कम है, कौन सा ज्यादा है, उस रेट को नापने के लिए क्या यूनिट बनाई है, बैकरल। बैकरल वाज ए साइंटिस्ट जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी में बहुत काम किया है, हेनरी बैकरल। और उसी से ये यूनिट बनी है, यूनिट ऑफ आर इज बैकरल। और ये यूनिट कौन सी है, SI यूनिट। अगर हमने ये यूनिट बनाई तो हम इसको डिफाइन भी करना चाहेंगे कि बैकरल रेट ऑफ डिके का मतलब क्या है। इसका ये मतलब है कि अगर एक न्यूक्लियस एक सेकंड में टूटता है तो उसका रेट ऑफ डिके हम मानेंगे 1। सो 1 बैकरल is 1 decay per second। ओके, बस बड़ी सिंपल है। तो SI सिस्टम में हम सब चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं। तो एक बैकरल यूनिट किसको बोलेंगे, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। अगर किसी न्यूक्लियस में से एक डिसइंटीग्रेशन होता है, यानी एक न्यूक्लियस टूटता है, हर एक सेकंड में एक न्यूक्लियस टूटता है, फिर एक सेकंड में एक न्यूक्लियस टूटता है, तो हम क्या बोलेंगे, उसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कितना है, 1 बैकरल। और अगर 50 न्यूक्लियस हर एक सेकंड में टूटते हैं तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन 50 बैकरल। सो दिस इज रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। इस तरह से हम उसका रेट नापेंगे। लेकिन इसके पहले जो हमारा यूनिट चलता था, और दैट वाज वेरी फेमस यूनिट, दैट वाज 1 क्यूरी। 1 क्यूरी। और ये 1 क्यूरी काफी बड़ा यूनिट था। दिस वाज 3.7 into 10 to the power 10 decay per second। इसका मतलब है कि ये होता है 3.7 into 10 to the power 10 बैकरल।
बैकरल को हमने सिंबल बनाया कैपिटल बी स्मॉल क्यू, बैकरल, बिकॉज इट इज ऑन द नेम ऑफ ए साइंटिस्ट. सो दिस 1 क्यूरी. तो क्यूरी और बैकरल, विच इज द लार्जर यूनिट? क्यूरी इज द लार्जर यूनिट, मच लार्जर यूनिट. तो ये हो गया रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन. अब अगली चीज जो हम इसमें पढ़ना चाहते हैं कि रेडियो एक्टिव मटेरियल के बारे में. ये तो रेट पता लग गया. दूसरा तरीका, कौन सी चीज कितनी रेडियो एक्टिव है, रहेगी नहीं रहेगी. एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ते हैं कि उसकी लाइफ कितनी. टूटते 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 पूरा सैंपल खत्म हो जाएगा. किसी को पूरा सैंपल खत्म होने में 5 मिनट लगेंगे, किसी को 5 दिन लगेंगे, किसी को 5 साल लगेंगे, और कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनको 5 लाख साल लगेंगे, 5 मिलियन ईयर्स लगेंगे, अभी तक वो टूट ही रहे. क्यों? बहुत देर में एक एक पार्टिकल टूटता है उसका. तो ये जो पार्टिकल का जो टूटने का रेडियो एक्टिव है, उसके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी हमने बनाई, वो है उसकी लाइफ, कि किस पार्टिकल की लाइफ कितनी होती है. कौन सी लाइफ? रेडियो एक्टिविटी शो करने की लाइफ. कितनी लाइफ तक वो रेडियो एक्टिविटी शो करेगा, इसका मतलब कितनी लाइफ तक वो डिके होता रहेगा. मैंने एक सैंपल आपको दिया और बोला कि इसकी लाइफ 5 मिनट है. 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट बीत गए, अब आपको क्या समझ में आया? ये डिसइंटीग्रेट जितना होना था हो गया, अब नहीं होगा. एक दूसरा सैंपल दिया, उसको मैंने बताया कि इसकी लाइफ 5 ईयर्स है. तो 2 साल बाद भी आपको क्या मालूम है कि ये अभी भी डिसइंटीग्रेट होगा, इसमें से अभी भी रेडिएशन निकलेगा. तो इसलिए लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव मटेरियल इज एन इंपॉर्टेंट क्वांटिटी. अब रेडियो एक्टिव मटेरियल की लाइफ निकालने के लिए ये होता है कि रेडियो एक्टिविटी कंप्लीट खत्म हो जाए, ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमको कभी पता नहीं रहता है कि कौन सा पार्टिकल कब टूटेगा, कौन सा न्यूक्लियस कब टूटेगा. हम जिस न्यूक्लियस को देख रहे हैं वो ठीक 5 सेकंड बाद टूट सकता है, उसकी मर्जी. हम उसको देख रहे हैं, देखते देखते 1 लाख साल हो गए, नहीं टूटा, ये भी उसकी मर्जी. तो ये बिल्कुल अनडिफाइंड होता है, इनडेफिनिट होता है कि कौन सा न्यूक्लियस कब टूटेगा. इसलिए किसी भी मटेरियल की पूरी लाइफ हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी लाइफ इन्फिनिटी तक हो सकती. तो इसलिए ना हमने एक दूसरा तरीका निकाला. दूसरा तरीका ये निकाला कि हम उसकी हाफ लाइफ कैलकुलेट करते हैं. हाफ लाइफ कैलकुलेट कैसे करते हैं? हाफ लाइफ का मीनिंग क्या होता है उसे देखिए. हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव मटेरियल. लाइफ 2 तरह से लाइफ हम कैलकुलेट करेंगे. पहले हाफ लाइफ. हाफ लाइफ वो होती है जब अभी उसके जितने पार्टिकल्स हैं, मान लो उसके पास 100 न्यूक्लियस हैं, 100. अब उसमें डिसइंटीग्रेशन होता रहा, हम काउंट करते रहे. 4 डेज के बाद हमने देखा, 4 डेज के बाद कि वो 100 से 50 बच गए. कितने बच गए? 50. तो आधी क्वांटिटी हो गई. टाइम कितना बीता? 4 डेज. तो ये जो टाइम बीता, इसको हम बोलेंगे ये उसकी हाफ लाइफ है. ये उसकी हाफ लाइफ है. क्यों? उतनी टाइम के बाद उसके पार्टिकल्स कितने रह गए? हाफ. ये जो हाफ लाइफ है, इसके बारे में हमने एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज देखी. 100 पार्टिकल थे, 100 से 50 डिसइंटीग्रेट हो गए, और कितने बचे? 50. हाफ. और टाइम कितना लगा? 4 डेज. फिर हम 4 डेज और इंतजार किए कि चलो ये 50 भी डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, पर हमने देखा कि 4 डेज के बाद ये हमको मिलते हैं 25. तो कितने डिसइंटीग्रेट हुए? 25. टाइम फिर कितना लगा? 4 डेज. फिर 4 डेज और बीत गए.
अब हमने देखा ये 25 डिसइंटीग्रेट नहीं हुए, 12.5% डिसइंटीग्रेट हुए और 12.5 फिर बच गए। तो पहले 4 डेज में 50% डिसइंटीग्रेट हुआ, अगले 4 डेज में 25% डिसइंटीग्रेट हुआ, अगले 4 डेज में 12.5% डिसइंटीग्रेट हुआ। तो क्या चीज इसकी फिक्स है? क्या डिसइंटीग्रेशन फिक्स्ड है? आंसर है नहीं। फिक्स ये है कि हर बार वो अपनी पिछली क्वांटिटी का 50% डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, पिछली क्वांटिटी का। तो अभी यहां जो डिसइंटीग्रेशन हुआ ये किसका 50% है? 100 का। उसके बाद यहां जो हुआ वो इसका 50%, यहां जो हुआ ये इसका 50%। और ये वाला जो टाइम है ये टाइम बराबर बराबर, इसी टाइम को कहते हैं हाफ लाइफ। इससे हमको पता लग जाता है, अगर मैं आपको बोलूंगा कि एक मैं आपको मटेरियल दे रहा हूं, इसकी हाफ लाइफ 12 मिनट है, तो आप क्या समझोगे? हर 12 मिनट में वो अपने पिछले साइज का आधा रह जाएगा, फिर अगले 12 मिनट में पिछले साइज का आधा रह जाएगा। ये हाफ लाइफ होती है। तो हाफ लाइफ को हम वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द टाइम इन विच it is the time period in which the number of nucleus remain half of previous quantity. ये इसका ये मतलब है कि अगर हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट एंड नॉट पार्टिकल एंड नॉट, तो टाइम बीता, टाइम टी हाफ टाइम बीता, उस समय फिर ये पार्टिकल कितने रह जाएंगे? एन नॉट अपॉन 2, इतने पार्टिकल अभी हमको मिलते हैं। ये वाला जो टाइम बीता, इस टाइम टी को हमने क्या नाम दे दिया? टी हाफ। ये अब टी हाफ की वैल्यू कितनी होती है? तो टी हाफ की वैल्यू निकालने के लिए ये हमारे पास कौन सा नंबर है? प्रेजेंट। ये वाला कौन सा नंबर है? स्टार्टिंग। ये क्या चीज है? टाइम। तो प्रेजेंट नंबर, स्टार्टिंग नंबर, प्रेजेंट नंबर, स्टार्टिंग नंबर और टाइम, ये वाला इक्वेशन हमने ले लिया और इसमें इनकी वैल्यूज रख दी। तो इसकी वैल्यूज रखने के लिए कैसे करेंगे? शुरू करते हैं। वी नो n is equal to n naught e to the power minus lambda t. Putting values, n की वैल्यू को क्या रखेंगे? n naught अपॉन 2 इज इक्वल टू n naught और e की पावर माइनस लैम्डा इंटू, अब ये t को क्या माना जाएगा? t हाफ। इसका नाम t हाफ पड़ गया क्योंकि n naught अपॉन 2 बन गया। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ये n naught कैंसल हो गया। ओके, सो दिस इज 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस लैम्डा t। तो उसका माइनस हटा दीजिए, ये क्या हो जाएगा? 2 इज इक्वल टू e टू द पावर लैम्डा t हाफ। तो दोनों तरफ लॉग निकाल लीजिए। सो दिस विल बी log 2 is equal to lambda t half, log to the power e, log to the base e. So this we can write as 2 is equal to lambda t by 2. Therefore t half is equal to log to the base 2 divided by lambda। अब इसकी वैल्यू हमको पता है, तो इसकी वैल्यू हम रखते हैं और इसकी वैल्यू रखते हैं, दिस वी कैन फाइंड आउट एज
0.693 अपॉन लैम्डा। ये आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ किस पर डिपेंड करती है, ये डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। और लॉजिकली ये समझ भी आता है, जो चीज जितनी जल्दी डिसइंटीग्रेट होगी, ये डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट जितना छोटा होगा, हाफ लाइफ उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। और अगर डिसइंटीग्रेशन जल्दी जल्दी होता गया, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो हाफ लाइफ कम हो जाएगी। ओके, सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ। इस हाफ लाइफ के बाद एक तरह की लाइफ हम और कैलकुलेट करते हैं, दैट इज नोन एज एवरेज लाइफ। ओके, एवरेज लाइफ और मीन लाइफ। मीन लाइफ क्या होती है, हमारे पास न्यूक्लियस का जो भी सैंपल होता है, उस सैंपल के पास बहुत सारे पार्टिकल हैं। हमारे पास बहुत से पार्टिकल्स हैं। कुछ पार्टिकल अभी 1 सेकेंड बाद डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, कुछ पार्टिकल 1000 साल बाद डिसइंटीग्रेट होंगे। तो हम निकालते हैं कि इसकी मीन लाइफ क्या होती है, मीन लाइफ। तो मीन लाइफ निकालने के लिए हमने एक एक्सप्रेशन बनाया, निकाला। उसकी कैलकुलेशन उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वी कैन ऑलवेज मेक इट। मीन लाइफ, हाँ, तो इसको पहले नोट कर लीजिए। मीन लाइफ इज कैलकुलेटेड एज टोटल लाइफ ऑफ ऑल द पार्टिकल्स divided by total number of particles, ठीक है। और इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, देन दिस कम्स टू बी, कैलकुलेशन करके ये आता है 1 अपॉन लैम्डा। इसे मीन लाइफ को हम लिखते हैं टाउ। This tau is equal to 1 upon lambda. What is lambda? Rate of disintegration. तो 1 upon lambda, उसका रिवर्स, ये हमको क्या देता है, मीन लाइफ। What is mean life? Average life of all. ये फुल लाइफ की जगह हम इसको क्या मानते हैं, मीन लाइफ। और हाफ लाइफ क्या होता है, जितनी देर में उसका नंबर हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला याद रखिए और ये एवरेज लाइफ का फॉर्मूला याद रखिए। कौन सी लाइफ छोटी होगी, नेचुरली हाफ लाइफ छोटी होगी। देखिए ये 1 अपॉन लैम्डा है और ये 0.7 अपॉन लैम्डा है। 0.7 1 से छोटा होता है। सो देयर इज ए रिलेशन बिटवीन द टू एंड दैट रिलेशन इज, यहां से हम लेते हैं, दिस इज log 2 upon lambda, this is 1 upon lambda, so t half upon t mean, that is tau. ये इन दोनों का रिलेशन, ये कभी कभी 1 मार्क में हमको पूछा जाता है। ओके, तो इसे याद कर लीजिए। सो दीज वेयर ऑल द इक्वेशंस इन रेडियो एक्टिविटी। इसके जो न्यूमेरिकल होते हैं उसमें हम इसको भी यूज कर सकते हैं टी हाफ के लिए, अगर लैम्डा हमको दिया है। और दूसरी चीज, मैंने जो इसके मोस्टली क्वेश्चंस देखे हैं वो किस तरह के होते हैं, वो इस तरह के हैं कि एक गिवन सैंपल में 1000 न्यूक्लियस हैं और उसकी हाफ लाइफ 5 सेकेंड है। हाँ, इधर ध्यान दीजिए, एक गिवन सैंपल में 1000 न्यूक्लियस हैं।
1000 न्यूक्लियस हैं और उसकी हाफ लाइफ टी हाफ 5 सेकेंड है। दोनों चीजें आपको समझ आती हैं? तो ये बताइए कि ये पार्टिकल 250 बचेंगे कुछ देर बाद, आपको निकालना है कितनी देर बाद? 250 बाकी बचेंगे। अब आपके पास दो रास्ते हैं, एक ये फॉर्मूला लगाइए, यहां पर हाफ लाइफ का फॉर्मूला जो भी हमारे पास है ये वाला। दूसरा ज्यादा अच्छा तरीका है, n और n नॉट दोनों की वैल्यू रखनी है, हाफ लाइफ की वैल्यू रखनी है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट निकलेगा, उस डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट से कितनी हाफ लाइफ होंगी ये आपको निकालना है, तब टोटल टाइम आएगा, विच इज ए वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो इसकी साधारण प्रोसेस है, पहले पार्टिकल कितने थे? 1000 से 500 हो गए, कितना टाइम बीत गया? 5 सेकेंड। 500 से फिर 250 हो गए, फिर कितना टाइम बीता? 5 और 5 10 सेकेंड। 250 से फिर 125 हो गए, कितना टाइम बीत गया? 15 सेकेंड। 125 आ गए, दैट इज अवर आंसर। कितना आया? 15 सेकेंड। अदरवाइज इसके आप नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स निकालेंगे तो इसमें 3 नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स आएंगे, एंड दैट इज ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो याद रखिए, जो न्यूमेरिकल आते हैं उसको आप स्टेप्स में बनाएंगे, और इसमें मोस्टली न्यूमेरिकल ही आता है कि इतने सैंपल के पास थे और इतने बच गए, कितना टाइम बीत गया। या वो ये बोलेंगे, फिर से सुनिए, इसी क्वेश्चन को मैं पलटता हूं, एक सैंपल में 1000 न्यूक्लियस थे और वो 15 सेकंड के बाद 125 रह गए। From 1000 it convert to 125, the time taken is 15 seconds. What is its half life? तो हमको लग रहा है 1000 to 125 हाफ लाइफ के बाद कितने हो जाने चाहिए थे? 500। 1000 से 500 कितनी हाफ लाइफ गई? एक। 500 to 250 एक और हाफ लाइफ, 250 to 125 एक और हाफ लाइफ, 125 आ गया, कितनी हाफ लाइफ बीती? 3, और टोटल टाइम कितना? 15 सेकेंड। तो एक हाफ लाइफ कितनी हो गई? 5 सेकेंड। इस तरह से आप हाफ लाइफ निकालेंगे। तो स्टेप्स याद रखिए, आधे आधे का ही स्टेप बनाना है, और हर आधे स्टेप में टाइम कितना कंज्यूम होता है? इक्वल टू हाफ लाइफ। तो इसके मोस्टली न्यूमेरिकल ऐसे ही ओरल ही आप सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया? लिखेंगे तो उसके तीनों स्टेप लिखेंगे, ये आ जाएगा। तो ये इसके बारे में हुआ। सो दिस इज ऑल अबाउट रेडियो एक्टिविटी। एक छोटी सी चीज बाकी है, 5 मिनट और उसको देखिए, देन द टॉपिक इज ओवर। ओके, तो उसे मैं आपको बताता हूँ। अल्फा डिके, इसमें यूरेनियम 238 ये डिसइंटीग्रेट होता रहता है, और इससे जो हमको डॉटर न्यूक्लियस मिलता है दैट इज थोरियम। थोरियम, दिस इज 90 234, और इसमें से जो पार्टिकल निकलता है दैट इज He24। ठीक है ये। तो अल्फा डिके में मास कितना कम हो जाएगा? 4। नंबर कितना कम हो जाएगा? 2। दिस इज अल्फा डिके। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अल्फा क्या पार्टिकल होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियस। ओके, अब इसके बाद दूसरा डिके हम लेते हैं, दैट इज बीटा डिके। बीटा डिके का एग्जाम्पल देखिए। बीटा डिके में हमने फास्फोरस लिया, दिस इज रेडियो एक्टिव फास्फोरस नंबर 15, मास 32।
इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। इसके पास कितने पॉजिटिव चार्ज थे? 15। उसमें से अगर एक माइनस चार्ज निकल गया तो कितने चार्ज बचे? बोलिए, फिर से सुनो। 15 पॉजिटिव चार्ज थे, उस 15 पॉजिटिव चार्ज में से एक नेगेटिव चार्ज निकल गया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक नेगेटिव चार्ज निकल गया, तो 15 माइनस माइनस 1, दिस बिकम 16। इलेक्ट्रॉन का कोई मास नहीं होता, इसलिए ये मास कैसा रहेगा? 32। लेकिन चूंकि इसका नंबर 15 से 16 हो गया, तो अब इसका नाम फास्फोरस नहीं रहा, इसका नाम बदल गया, और 16 किसका नाम होता है? सल्फर। तो जब बीटा डिके होगा तो फास्फोरस किस में कन्वर्ट हो जाता है? सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और एक एंटी न्यूट्रिनो ये निकल गया। दिस इज एग्जांपल ऑफ बीटा डिके। ये जो बीटा डिके है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है। तो बीटा डिके के ना हमने दो टाइप देखे नेचर में। एक वो होता है जो इस तरह का होता है, और दूसरा बीटा डिके हमने देखा जो सोडियम में होता है। सोडियम 1122, ये रेडियो एक्टिव सोडियम है, और इसमें ये कन्वर्ट हो जाता है नियोबियम में, Ne, विच इज 1022। ये देखिए 22 अभी भी कितना है? 22। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल उतने ही हैं, पर ये 11 to 10 हो गया। 11 to 10 कैसे हो सकता है? 11 प्लस थे, 10 प्लस हो गए, तो कौन निकल गया? एक में से पॉजिटिव चार्ज निकल गया, पर प्रोटॉन नहीं निकला। प्रोटॉन निकलता तो मास भी कम हो जाता, इसलिए हम सोचते हैं इसमें से सिर्फ पॉजिट्रॉन निकला, चार्ज निकला। जब सिर्फ चार्ज निकलता है या चार्ज जुड़ता है तो बीटा डिके होता है। इलेक्ट्रॉन निकलेगा, माइनस चार्ज निकल गया, प्लस कम हो गया तो पॉजिट्रॉन निकल गया। तो ये जो दो तरह के बीटा डिके हुए, इसको हमने नाम दे दिए, दिस इज माइनस बीटा डिके, और ये वाला प्लस बीटा डिके। तो बीटा डिके दो तरह के होते हैं, माइनस और प्लस। ये बीटा डिके हुए, इसमें इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन ये निकलेंगे। अच्छा, अब उसके बाद तीसरी चीज हम देखते हैं, गामा डिके। बीटा डिके अभी हमने किया। बीटा डिके में क्या चीज नहीं चेंज होती? मास नंबर। क्या चीज चेंज होती है? एटॉमिक नंबर, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज होंगे। ये चेंज होता है, चेंज, एंड हियर नो चेंज। अल्फा में क्या होता है? दिस विल चेंज, दिस विल चेंज, -2। बीटा डिके में नो चेंज, और ये वाला चेंज कैसा होगा? ये चेंज +-1, कभी -1 हो जाएगा, कभी +1 हो जाएगा। माइनस बीटा डिके एंड प्लस बीटा डिके। समझ आ गया? ये बीटा डिके जिसमें सिर्फ नीचे का नंबर चेंज होगा, ऊपर और नीचे दोनों अल्फा डिके से होंगे। अब गामा डिके देखिए। गामा डिके में, गामा डिके का मैं यहां एक एग्जांपल देता हूं। रेडियो एक्टिव कोबाल्ट हमने लिया, दिस इज कोबाल्ट, और कोबाल्ट के पास 27 नंबर हैं और इसका मास है 60, 27, 60। ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ये इसकी एक्साइटेड स्टेट होती है। इसमें इसमें बीटा डिके होता है,
इसमें बीटा माइनस का डिके हुआ ये, और ये इसका एनर्जी लेवल आ गया। उसके बाद इस एनर्जी लेवल से फिर रेडिएशन होता है। इस रेडिएशन होने से ये एनर्जी एक्साइटेड लेवल से और ये नीचे का लेवल आ जाता है, और यहां से ये गामा रेज निकली। ये जो गामा रेज निकली इनकी एनर्जी होती है 1.17 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी निकली गामा के फॉर्म में। ये हो रहा है गामा डिके। दिस इज गामा डिके। फिर से देखिए, कोबाल्ट में से कौन निकला? बीटा पार्टिकल। जैसे ही बीटा पार्टिकल निकलता है उसके अंदर के पार्टिकल्स में फिर से एडजस्टमेंट होता है, और उसके इलेक्ट्रॉन्स में जो एडजस्टमेंट होता है वो अपने लेवल से नीचे के लेवल में चले जाते हैं, एनर्जी लेवल में, और इतनी एनर्जी रिलीज करते हैं। इसके बाद इसमें एक गामा पार्टिकल और निकलता है, उसकी एनर्जी इससे भी ज्यादा रहती है। एनर्जी ऑफ द गामा पार्टिकल इज 1.33 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उसके बाद ये ग्राउंड स्टेट में पहुंच गया। अब और एनर्जी इसमें से नहीं निकलती, पर इसमें से एक ये जो बीटा पार्टिकल निकल गया था, बीटा पार्टिकल निकलने से बताइए ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेंज होगा? क्या मास में कोई चेंज होगा? नहीं, बीटा पार्टिकल से मास में कोई चेंज नहीं होता। सो दिस विल रिमेन 60। 27 प्लस में से एक माइनस निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज कितने हो गए? 28, और 28 के कारण इसका नाम बदल गया। पहले 27 के कारण नाम क्या था? कोबाल्ट। अब 28 है तो इसका नाम हो गया निकल। इस तरह से कोबाल्ट से निकल बना। कोबाल्ट से निकल बना, ये कौन सा डिके हुआ? बीटा डिके। और बीटा डिके के साथ ये दोनों क्या हुए? दिस इज गामा डिके, गामा डिके। इस तरह से गामा डिके होते हैं बीटा डिके के साथ, और लास्ट में हमको डॉटर न्यूक्लियाई क्या मिलता है? निकल। सो दिस इज नोन एज डॉटर न्यूक्लियाई। ओके, तो कोबाल्ट से, कोबाल्ट जो रेडियो एक्टिव है उससे निकल बनता है, और बीच में ये गामा, ये इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इस तरह से गामा डिकेज होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट अल्फा, बीटा एंड गामा डिके। बस इससे ज्यादा अभी हम लोग और डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। सो दिस इज रेडियो एक्टिविटी। थैंक यू।